हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज के वीडियो सीरीज में हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, वो है सामान्य विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसको शुरू करने का उद्देश्य जो वनदरोगा भर्ती परीक्षा है उसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें थीम वाइज करेंगे, इसको हम समझेंगे फ्रेंड्स कि ये थीम ये क्यों दी गई और इसके अंतर्गत कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि मैंने कहीं कहीं देखा ये थीम से हटके हमें बताया गया है और इसके जो सोर्स हैं वो कौन से हैं और कौन सी बुक इसमें हमें पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो आप बेसिक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपके सामने आज मैं एक थीम एक मैं आपको दिखाता हूँ। थीम एक में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसका हम शुभारंभ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थीम यहाँ पर भोजन। ठीक है, और भोजन के अंदर यूनिट एक है, यूनिट का अर्थ है इकाई, खाना। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये हमारे खाने की बात हो रही है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों का रखरखाव पेड़ पौधे कैसे हमें भोजन देते हैं। ठीक है, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, फसल क्या होती है, फसल कितने प्रकार की होती है, फसलों का प्रबंधन कैसे होता है, फसलों की कटाई कैसे होती है। अर्थात हम इसमें कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड, डायरेक्टली किससे संबंधित है, खाने से, क्योंकि जब कृषि होगी तब हम खाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कृषि का खाने से यहाँ पर संबंध दिखाया गया। ठीक है, आप इसको समझिए पहले इस यूनिट एक को, केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें संयंत्र है, फसल को कैसे हम कहाँ रखें, उनका स्टोरेज कहाँ किया जाए। पशु प्रजनन है। ठीक है, इसमें हम ध्यान दें पादपों के प्रजनन को संकरण कहते हैं और जब पशु प्रजनन करते हैं तो उसको हम प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, खाद और उर्वरक क्यों जरूरी है। ठीक है, कीट कैसे हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से कीड़े हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, फसलों पर कौन सी बीमारियां लगती हैं, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए और जैविक खेती क्या होती है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स एनसीईआरटी को आधार मानकर, ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें सारा ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको सारा दिया है। एनसीईआरटी बुक को आधार मानकर इसके मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। ठीक है, तो इसके हम चैप्टर वाइज कर लेंगे या थीम वाइज हम कर लेंगे तो उसको हम ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो पशु प्रजनन और पशुपालन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, पशु प्रजनन का अर्थ यहाँ पर ये समझिए कि हम पशुपालन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे फिशरीज के बारे में या इत्यादि जो भी हैं हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके सामने मैं आज एनसीईआरटी कक्षा 8 और कक्षा 9 के जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ये मुझे ढूंढ के मिले हुए हैं अलग अलग, और इसके मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैं आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी के थोड़ा हम फसल के बारे में पढ़ लेते हैं कि गुणवत्ता सुधार प्रबंधन के लिए फसल क्या है और फसल को प्रबंधन कैसे करें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी कक्षा 8। तो फ्रेंड देखिए एनसीईआरटी से पहले मैं आपके सामने एक पेज लेकर आया हूँ। देखिए ये हमारे नोट्स का ही पेज है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसको आप एक फ्लोर चार्ट से मैंने ये आपको समझाया है, ये आपके काफ़ी काम आएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने यूट्यूब पे ऐसा फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए आप चैनल बने रहिए, आपको पूरी क्लास इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। कृषि उत्पादन में हम देखिए फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, फसल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रित फसल पैटर्न और अंतरा फसलीकरण क्या होता है। अभी मैं आपको पढ़ाने रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं पढ़ाने रहा हूँ, अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, अभी मैं आपको बिल्कुल भी पढ़ाने रहा हूँ, आप देखिए और इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाना लिखा है। कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इनका हम क्या करें, उत्पादन का प्रबंध करें, इनकी हम सुरक्षा का प्रबंध करें, फसलों की गुणवत्ता में सुधार करें। गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा, संकरण से होगा। संकरण मतलब पादप प्रजनन से, और क्या होगा, उत्पादकता हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आप देखिए इसको डायग्राम में थोड़ा हम इसको नीचे कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड HYB सीड से फसलों की गुणवत्ता हम कैसे बढ़ाएं। HYB सीड मतलब उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं। ठीक है, उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनकी उत्पादकता की जाए, जैविक खेती की जाए। ठीक है, ये इत्यादि देखिए आप पहले इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए ठीक से। अच्छा, फसल उत्पादन प्रबंधन, इसमें हम सिंचाई और मैंने डायग्राम बनाया पोषण प्रबंधन का। ठीक है, सिंचाई हम अच्छे से करें, कुएं से करें, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुएं से करें, नहरों से करें, तालाब से करें, जल उठाव प्रणाली से करें। एक ड्रिप मेथड है, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है। तो ड्रिप जो मेथड है उसमें हम नली के द्वारा देते हैं, ये मेथड हमें इजराइल से मिला था। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मैं प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा। और पोषण प्रबंध कैसे करें, पोषण प्रबंध कैसे करें, खाद और उर्वरक के रूप में। खाद क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, तो खाद प्राकृतिक होती है इत्यादि में से बात हम आगे कर लेंगे। फिलहाल चलो आपको मैं इसका सिलेबस समझा देता हूँ। ठीक है, अर्थात कुल मिला के हम इस जो चैप्टर है हमारा, जो पहली यूनिट की जो थीम है, अभी मैं आपको सामने फसल का फ्लो चार्ट लेकर आया हूँ। इसके बाद पशुपालन वाला दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाएं,
एक तो फसल सुरक्षा प्रबंधन हमने करना है। अब फसल सुरक्षा प्रबंधन से देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन आ रही है नीचे को, तो फसल सुरक्षा प्रबंधन हम कैसे करें, मतलब इनका भंडारण कैसे किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका भंडारण कैसे करें, इनका भंडारण करना चाहिए हमें कैसे, अनाज का भंडारण करना चाहिए कीटों से सुरक्षा के लिए, हल्दी और नीम। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो नीम के पत्ते होते हैं ये भंडारण के में काम आते हैं, क्योंकि नीम कीटनाशी होता है, ठीक है। गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता, ठीक है, खरपतवार से बचाना है उन्हें, ठीक है। खरपतवार जैसे गोखरू होता है, जेंथियस, गाजर घास होती है, पाइरथीनियम इसका नाम है, ठीक है। हमें इनका प्रबंधन इनसे करना है, ठीक है। अच्छी खादों का उपयोग करना है, जंतुओं के अपशिष्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। ये इसमें हेडिंग्स है, बाद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी, आप देख लीजिए, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि खादों के प्रकार कौन से हैं, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, ठीक है। खाद 2 प्रकार की होती है, हम आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। इन खादों से हम मिट्टी की पोषकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और फसल चक्र में हम इसमें सफलतापूर्वक नई फसलों को उगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें इसके बाद ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिए आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए तो आप समझ रहे होंगे मैंने इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम फसल के प्रकार पढ़ेंगे, फसल के पैटर्न देख रहे हैं आप, मिश्रित और अंतराफिश्रीकरण ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाएं। मोटिव हमारा वही है, कृषि उत्पादन बढ़े तो फसलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, फसल उत्पादन प्रबंध किया जाए और फसल सुरक्षा प्रबंध किया जाए, ठीक है। उत्पादन का प्रबंध कैसे होगा, सिंचाई से और खाद और उर्वरक देकर होगा। प्रबंधन कैसे होगा, भंडारण करके होगा, ठीक है। गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, जब हम अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे, संकरण करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसमें एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी बुक में जो इसका बेसिक्स दिया है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स इस मेथड से आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो फसलों के बारे में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी कक्षा 8 की बुक, तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने आज एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो बुक है उसका पहला चैप्टर मैं बेसिक्स के लिए लाया हूँ। हालांकि यहाँ से प्रश्न क्या पता ना बने, लेकिन बेसिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसके एडवांस प्रश्नों को कर पाए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कृषि उत्पादन प्रबंध क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ सब टॉपिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले फसल क्या होती है, ठीक है। तो फसल किसी निश्चित क्षेत्र पर बोई जाने वाली होती है, फसल होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे जब एक ही किस्म का पौधा जब किसी बड़े स्थान पर उगाते हैं इसे फसल कहते हैं, सीधे सीधे जब एक ही किस्म का पौधा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि गेहूं की पूरी हम एक फसल उगा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होगा, ठीक है, बेसिक सी बातें हैं। फसल के प्रकार, तो फ्रेंड मेनली अगर हम बात करें वैसे जायद की भी, तो मेनली उत्पादन के आधार पर फसल 2 प्रकार की होती है। एक होती है रबी की फसल, ठीक है, और एक होती है खरीफ की फसल, ठीक है। एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। अगर मैं रबी की फसल का बेसिक्स आपको टाइम पीरियड बताऊं तो रबी की फसल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, नवंबर से अप्रैल। नवंबर से अप्रैल का अर्थ है जैसे आजकल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट दी जाती है, जैसे आजकल रबी की फसल काटने का टाइम है, ठीक है। और खरीफ का बात करें तो खरीफ इसी का अपोजिट आप कर लो, ठीक है। खरीफ जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, मतलब क्या है कि जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काट देते हैं। ध्यान देना, खरीफ को जून जुलाई में बोते हैं, अभी आने वाला जून है उसके बाद बोएंगे, और मतलब वर्षा ऋतु जब आएगी, ठीक है, बोएंगे और अक्टूबर में काटेंगे। ध्यान रखें, खरीफ की फसल में चावल आएगा तो चावल के लिए वर्षा हमें अच्छी मात्रा में चाहिए होती है, इसलिए खरीफ की फसल वो फसल होती है जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए इनको वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। तो बेसिक सी बातें हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट इस वीडियो में बेसिक्स बताऊंगा, अभी जायद की फसल भी है, लेकिन आप इसको बेसिक्स देखिए, आप इसका जो इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कृषि पद्धति क्या होती है। कृषि पद्धति वो पद्धति होती है जब किसी फसल को उगाने के लिए किसान क्या करता है, पूरा क्रियाकलाप करता है। सिंपल सी बात है। तो किसी फसल को उगाने के लिए एक दिन का काम तो है नहीं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसकी बुआई करनी पड़ेगी, फिर खाद और उर्वरक देने पड़ेंगे, फिर सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर खरपतवार सुरक्षा करनी पड़ेगी, कटाई और भंडारण करना पड़ेगा, और लास्ट में वो मंडी तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स इन स्टेपों को हम समझेंगे, इसी स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर है, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड मिट्टी तैयार करना पड़ते हैं। पहला इसका जो टॉपिक दिया है इसने मिट्टी तैयार करना, तो हाउ, ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना, ठीक है ना। तो फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना पहला चरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए,
फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। ध्यान रखें, बिना मिट्टी के आप फसल कैसे बोएंगे, ठीक है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखें फ्रेंड, मिट्टी इसके लिए पोली मिट्टी होनी चाहिए। पोली मिट्टी का अर्थ ये है कि हमने मिट्टी को छिछली बोलते हैं ना, उथली या छिछली बनाना है, ठीक है। पोली करना, ये किसान उसको पलटता है, उसको पोली बनाता है। और पोला क्यों करना है उसको, मिट्टी को पोली करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को पोली इसलिए करना आवश्यक है ताकि उसमें बीज ठीक से बैठ जाएं, ठीक है, बीज ठीक से बैठ जाएं, ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, देखिए ये मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, आप इसका बेसिक समझिए पहले, बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए लिखा है पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो केंचुआ है जिनको किसानों का मित्र कहते हैं, वो क्या करते हैं, पोली मिट्टी में बैठते हैं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायता करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो पोली मिट्टी ऐसे इसलिए की जाती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इसको। इसके बाद जो इसमें टॉपिक दिया हुआ, मिट्टी को पोली करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, ठीक है। जुताई कहलाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है उलटने पलटने या पोली करने की प्रक्रिया जुताई। तो ध्यान रखना, जुताई पूछ सकता है, जुताई क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। पोला करने की प्रक्रिया मतलब मिट्टी को उछला या ढीली बनाना, मिट्टी को ढीली बनानी है ताकि उसमें उत्पादन अच्छा हो सके, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं फ्रेंड कृषि औजार क्या है, ठीक है। कृषि औजार क्या है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए या बुआई के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें फ्रेंड, अच्छी उपज के लिए जो बुआई के लिए जो औजार होते हैं वो हल है मेनली, कुदाली और कल्टीवेटर है, ठीक है। जो क्या है, हल है, कुदाल है और कल्टीवेटर, जो तीन मुख्य हैं इसमें औजार हैं। ध्यान रखें फ्रेंड, हल आपने देखा ही होगा और हल के विभिन्न पार्ट भी आप चित्र में देख लीजिए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देखिए फ्रेंड, ये हल है, तो हल का जो ये वाला भाग है फ्रेंड, ये भाग देखिए, तो हल का जो ये वाला भाग है, ये भाग जोत कहलाता है। देखिए फ्रेंड, ये जोत कहलाता है। जो ये बीच वाला, इसको मुख्य भाग कहते हैं फ्रेंड। देखिए मुख्य भाग है, हल सेप्ट है, इसको हल सेप्ट कहते हैं, ये मुख्य भाग है। देखिए आप इसको, आपको इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए, ये अलग समझा रखा है, हल सेप्ट, ये जो ऐसा होता है ऐसा, हल सेप्ट इसको बोलते हैं मुख्य भाग, ठीक है। ये नीचे जो ये लगा हुआ, ये वाला भाग लगा हुआ, ये वाला भाग, इसको फॉल कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम फॉल कहते हैं। आप चित्र में देख लीजिए, ये वाला भाग देखिए, यहाँ पर जो ये लोहे है स्टील का बना है, इसके यहाँ पर ये देखिए, ये फॉल है जो यहाँ बड़ा दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हल है, ठीक है ना, हल सेप्ट हल, इसमें कौन कौन से पोर्शन है आप देख लीजिए इस चित्र में, चित्र से आपको ज्यादा इजी इसमें लगेगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में हल क्या होता था, पहले से ही ये प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये औजार लकड़ी का बना होता है, ये इसके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान रखिए, हल का मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है, इसे हल सेप्ट कहते हैं, जो मैंने आपको चित्र में ही बताया। इसके एक हाथ पर हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे जुड़ा होता है, जिसपे बैल बांधे होते हैं गर्दन पे, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, जो हल सेप्ट से जो ये बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए आप चित्र में आपने देखा है, ये जोत कह रहे हैं, ये देखिए जोत, ये वाला जो हिस्सा है जो गर्दन से बंधा हुआ बैलों के, इसको हम जोत कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें दो बैल रहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। कुदाल आप देख रहे होंगे, यह एक सरल औजार, इसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए घर में हम नॉर्मली करते हैं। कुदाल का प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं, कुदाल इस तरह की, ठीक है ना। कुदाल का प्रयोग हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, मिट्टी को पोला करने के लिए, ये सिंपल सी बात है, ये इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट आप ना कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कुदाली है, छड़ है, जोत है, मुड़ी प्लेट है, ऐसे मुड़ी प्लेट ये मॉडर्न टाइप की कुदाली है, ठीक है ना, इस तरीके की है। देखिए यहाँ पर छड़ है, ये मुड़ी प्लेट है, सिंपल सी है, ठीक है ना, लकड़ी का ही इसमें सिरा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कल्टीवेटर है, जो हमारे पास एक मशीन है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर देखिए क्या है, कल्टीवेटर क्या है, आज का जुताई में ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और दोनों समय की बचत होती है। ये तो ट्रैक्टर है फ्रेंड्स, जिसके पीछे लगा हुआ है, देखिए ये जो पीछे लगा हुआ है ये कल्टीवेटर है, ठीक है। जो पीछे ऐसा हुक जैसा लगा हुआ है ट्रैक्टर के, ये कल्टीवेटर है जो उसके पीछे लगा होता है, इसमें समय की बचत होती है, ठीक है। ये था मिट्टी को पोला करने के लिए या उछले बनाने के लिए। अब बुआई कैसे होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो बुआई फसल उत्पादन का मुख्य चरण है, ठीक है ना। फसल बोने से पूरा मिट्टी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इसके बाद हम HYB सीड्स का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हाई यील्ड वर्मी का अर्थ है उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का हम प्रयोग करते हैं ताकि फसल अच्छी हो, ठीक है। अब ये कैसे संभव है, बुआई कैसे हम करें, ठीक है। उसके बाद बीजों का चयन हमने कर दिया, ठीक है ना। बीजों का चयन करने के बाद क्या है कि औजार कौन सा चाहिए हमें, तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिए, बीजों के लिए हमें औजार चाहिए इस तरीके का। बीज बोने का तरीका पारंपरिक, जैसे ये हल टाइप का ही समझो आप इसको। तो बीज बोने का एक पारंपरिक तरीका है जो गाँव में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए परंपरागत औजार में परंपरागत रूप से बीजों की बुआई इस्तेमाल किया जाता है। औजार कीप के आकार का होता है, ठीक है। चित्र में आप नीचे देखिए, बीज को कीप के अंदर डालने पर ही दोनों 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज स्थापित करते हैं, ठीक है। तो बीज सही जगह पे जाना चाहिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए
बीज क्या चाहिए, आप इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर कीप लगी है और ये कीप यहाँ नीचे जा रही है सीधे, ठीक है, और ये जुतने के बाद ये सीधे सीधे बीज सही जगह बैठ रहा है और हमारी फसल, हमारे बीज पर्याप्त पानी उसके बाद ले पाएंगे, ठीक है, जब बीज पर्याप्त सही जगह पर बैठ रहे हैं, ठीक है। ये एक कीप वाले पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक तरीका, ठीक है। इसके बाद हम आज के टाइम पर जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है सीड ड्रिल, ठीक है, ध्यान रखना, सीड मतलब बीज होता है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या चल रहा है आजकल, जो परंपरागत तकनीक से हट के जो बुआई का माध्यम चल रहा है वो चल रहा है सीड ड्रिल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है जी। देखो इसके ध्यान रखिए, ये कहां पर ज्वाइंट होता है, ये आपको बता दूं, ये ट्रैक्टर के पीछे लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगता है, ठीक है, और ये बुआई के लिए काम आता है, ठीक है, बुआई के लिए काम आता है। ट्रैक्टर के पीछे हम इसको लगा के हम मिट्टी पोली भी कर रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या करता है, बीजों को समान दूरी पर लगाता है, गहराई बनी रहती है। सिंपल सी बात है, इसमें श्रम की बचत होती है, सिंपल सी बात है ये, आप इसको समझ लेंगे। आप बस मशीन को समझ जाइए। पूछ सकता है कि इनमें से सीड ड्रिल किस काम आता है, ठीक है, सीड ड्रिल किस काम आता है, ठीक है। अब क्या होता है, खाद और उर्वरक मिलाना हमारा नेक्स्ट जो चरण है। इसके बाद हमारा चरण क्या है कि हमने क्या करना है, हमने खाद और क्या मिलानी है, उर्वरक हमने मिलाना है, ठीक है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषकता बनाने रखने के लिए मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम खाद कहते हैं और उर्वरक भी कहते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों में अंतर है। ध्यान रखिए, सबसे पहला अंतर खाद में है कि खाद प्राकृतिक होती है और उर्वरक प्राकृतिक नहीं होती, कृत्रिम होती है। उर्वरक को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है। खाद के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट होता है, ये गोबर आ जाते हैं, ठीक है। उर्वरक के अंदर एनपीके आता है, ये पोटास वगैरह आता है, ठीक है, फास्फोरस आ गया उसमें, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के उर्वरक होते हैं। यूरिया उर्वरक में आता है, ठीक है, यूरिया। तो इस पर हम आगे अभी 2 वीडियो बनेंगे, बेसिक मैं आपको एनसीईआरटी का बेसिक बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ा इसके ऊपर लेवल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो खाद उर्वरक में अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। खाद उर्वरक के अपेक्षा ज्यादा जैविक होगा, उर्वरक की अपेक्षा खाद ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो पौधों के लिए खाद बहुत जरूरी है, बीजों के लिए खाद जरूरी है, ठीक है। तो खाद दिया जाता है। उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए द्वारा तैयार की जाती है। ध्यान देना, वर्मी कंपोस्ट सड़ी गले जो होते हैं केंचुए द्वारा तैयार किया जाता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इसके लिए कंपोस्ट बनाया जाता है, एक गड्ढा जैसा होता है, उसमें केंचुए वगैरह उत्पन्न किया जाता है या उसमें मिट्टी भरी जाती है। उसके बाद उसको मिलाया जाता है, फिर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका, वर्मी कंपोस्ट का, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट किया जाता है। अब देखिए फिर उर्वरक कौन कौन है। उर्वरक देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यूरिया है उर्वरक, अमोनिया में जो कृत्रिम होता है, सल्फेट है, सुपर सल्फेट है, पोटास है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एनपीके एक तरीके का उर्वरक है। तो पूछ सकता है निम्न में से कौन सा उर्वरक है, तो एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो गेहूं, धान और मक्का के फसलों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेहूं ज्यादा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बेसिक्स एनसीईआरटी का दिया है। देखिए अंतर भी आपके सामने मैं बताता हूँ, अंतर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। खाद उर्वरक में अंतर क्या है, तो खाद देखिए, खाद क्या होती है, इधर उर्वरक देखो, उर्वरक अकार्बनिक लवण है, ठीक है, इसमें कार्बन नहीं होता है ज्यादातर। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अपशिष्ट विघटन से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। उर्वरक मिट्टी से प्राप्त ह्यूमस, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी के ऊपर जो सड़े गले अंश होते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी के ऊपर सड़े गले अंशों को ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। जबकि खाद में ह्यूमस हमें मिल जाता है क्योंकि वो तैयार ही उससे होती है, ठीक है, सड़े गले अंश से। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे बने नहीं होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनको अलग से देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो दिया हुआ है खाद के लाभ क्या है, तो खाद के लाभ क्या है, सिंपल सी बात है कि जलधारण क्षमता अच्छी होगी, ठीक है, वो उसकी पोषकता अच्छी होती है, पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, अच्छे जीवाणु, मित्र जीवाणु की संख्या वृद्धि होती है, ठीक है, मिट्टी का गठन अच्छा होता है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर पोषकता उसकी बनी रहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। इसके बाद सिंचाई कैसी हो रही है, ठीक है। सिंचाई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंचाई, क्योंकि हमने अगर खाद दे दी और सब कुछ हो गया और सिंचाई नहीं की तो फ्रेंड्स फसल बर्बाद हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए सिंचाई, तो सिंचाई के जो पहले से 2 मेथड हो रहे हैं आजकल। पहले थे परंपरागत और वर्तमान मेथड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सिंचाई के जो परंपरागत तरीके थे, आपने अगर कम सुने हो ये, तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो मोट है, मोट, चेन पंप और ढेकली, ठीक है। 3 ध्यान रखें फ्रेंड्स, मोन, चेन पंप और ढेकली। देखिए किस तरीके का है ये।
तो आप देख लीजिए इसको, ये परंपरागत है जो पुराने लोग पहले से सिंचाई अपने खेतों के लिए कर रहे थे, ठीक है। मोड को हम घिरनी भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये घिरनी चल रही है और यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है। आधुनिक रूप से इसको हम नहर का काम ये करता है। चैन पंप कैसी, देखिए यहाँ पर चैन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से जाता रही है, मोड जैसा ही है। ढेकली कैसी है, ये भी वैसी है, ठीक है। ढेकली यहाँ से हम बाल्टी से कुएं जैसा पत्थर निकाल रहे हैं, ये पत्थर, सॉरी, ये यहाँ पर हमने पत्थर बांधा हुआ है, ये बाल्टी है, और ये इसको ऊपर खींच रहा पानी, और यहाँ से हम पानी खेतों में दे रहे हैं ढेकली से, ठीक है। तो मतलब बेसिक से मेथड है, ताकि इसमें क्या होता था, परंपरागत जो सिंचाई होती थी इसमें समय ज़्यादा लगता था, ठीक है। लेकिन आधुनिक रूप में हमारे पास ऐसे साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पंप का प्रयोग करते हैं, रहट, एक रहट भी है यहाँ पर, देखिए रहट ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए जल को ऊपर खींचने के लिए सामने तो पंप का प्रयोग किया था, देखिए यहाँ पर पंप का प्रयोग कर रहे हैं और ये पानी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। या हम कोलों के बैल जैसे घुमा रहे हैं और पानी वहाँ से निकल रहा है, कहाँ से, कुएं से, ठीक है। या हम इसको बायोडीजल, सॉरी, डीजल पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, आधुनिक मेथड इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मेथड क्या हो रहे हैं, कृषि जो सिंचाई के जो आधुनिक मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधुनिक मेथड में जैसे एक इंपॉर्टेंट है छिड़काव और एक है ड्रिप, छिड़काव और ड्रिप। ध्यान रखना, ड्रिप मेथड जैसे हम ड्रिप चलाते हैं हॉस्टल में, उसी प्रकार समझो आप इसको। ड्रिप जो मेथड है ये इजराइल से आया था, ठीक है। जो ड्रिप सिस्टम था ये इजराइल से लिया गया है। छिड़काव, सिंपल जो छिड़काव हम कर रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड, छिड़काव चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। छिड़काव कैसे कर रहे हैं, ये देखिए, इसको हम सीधे छिड़क रहे हैं जैसे माली छिड़कते हैं पाइपों के माध्यम से, जो ऊपर ये नोजल लगे हुए हैं, इनसे हम छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम छिड़काव कर रहे हैं, इसको छिड़काव तंत्र कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए इसके बाद ड्रिप वाला समझिए, ठीक है ना। छिड़काव जो होता है बलुई मिट्टी के लिए प्रयोग होता है, बलुई मिट्टी हम इसके बाद पढ़ेंगे। बलुई मिट्टी के प्रकार जो आएगा बेसिक समय भी पढ़ रहे हैं। ड्रिप सिस्टम होता है, जो छिड़काव था उसको स्प्रिंकलर कहते हैं। तो ड्रिप इजराइल से आया था, ठीक है। ड्रिप क्या होता है, ये सर्वोत्तम तरीका है पौधे के लिए, ताकि इसमें होता क्या है, इसमें एक तो पानी की बचत होती है फ्रेंड्स, ठीक है। पानी की अच्छी बचत होती है और प्रत्येक पौधे की नली, एक नली जोड़ी जाती है और उसमें पानी दिया जाता है, ठीक है। बूंद बूंद करके पानी प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे, जल व्यर्थ नहीं होता है। देखिए चित्र के माध्यम से आपको अच्छा लगेगा, एनसीईआरटी बुक में है, देखिए यही यहाँ पर पंप लगा हुआ है और पानी ये ऊपर नली के हिसाब से, यहाँ नली से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, देखिए। और यहाँ पाइप लगे हुए हैं, देखिए पाइप लगे, और पाइप से प्रत्येक पौधे की जड़ में पानी जा रहा है, देखिए कहीं छिड़काव नहीं है, अंदर ही अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हम नस पे वो लगाते हैं, ड्रिप चलाते हैं, उसी प्रकार आप इसको नस जैसा समझो। तो देखिए ड्रिप सिस्टम इजराइल से लिया गया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। सिंचाई भी हमने कर दी, परंपरागत रूप से हमने कर दिया, आधुनिक कर दिया। इसके बाद खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार एक बड़ा चैलेंज है। जो फसल होती है उसमें जो अन्य जो फसलें हो जाती हैं छोटी मोटी, जैसे गाजर घास वगैरह, इनका उन्मूलन, इनको हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। जो अन्य जो अनावश्यक जो पौधे उगते हैं फसल के, मुख्य फसल के साथ, उसको हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार हम समझ रहे हैं, अब सिंपल सी बात है, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो खरपतवार हटाने की विधि को हम निराई कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। खरपतवार हटाने की विधि को हम निराई कहते हैं। आपको ये एग्जाम में आप पूछ सकता है कि कौन सी प्रक्रिया खरपतवार हटाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो निराई उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आजकल रसायनों का प्रयोग भी कर रहे हैं, खरपतवार रसायन कर रहे हैं, जैसे क्या है 4D एक खरपतवार रसायन का नाम है, खरपतवार नाशी है। इसको स्प्रे के माध्यम से खेतों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे हम इस विस्तृत चर्चा भाग 2 में करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने खरपतवार भी मार दिए और हमने फसल हमारी तैयार हो गई, ठीक है। अब फसल की तैयारी के बाद हमारा जो मुख्य चरण होता है, कटाई होती है, ठीक है ना। अब कटाई कैसे हो, तो कटाई, एक अनाज मतलब जो फसल पकती है कम से कम 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। फसल पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे देश में जो फसल कटाई होती है सामान्यतः, अगर आधुनिक मशीन नहीं है तो दरांती से होती है, ठीक है ना। दरांती चित्र में आप देख लो, ठीक है ना। और नई मशीन, या जिसे हम आजकल क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। जो नई मशीन हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हार्वेस्टर कहते हैं। मतलब हार्वेस्टर और दरांती से हम कटाई करते हैं। आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है ना। एक प्रोसेस आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थ्रेसिंग आती है। एक प्रोसेस पूछ सकता है थ्रेसिंग क्या होती है, ठीक है, थ्रेसिंग, ठीक है। तो थ्रेसिंग आप नोट कर लीजिए, थ्रेसिंग क्या होती है, जब काटी गई फसल को, ठीक है, या काटी गई फसल से बीज
और भूसे हम अलग करते हैं, मतलब बीज को भूसे से अलग करते हैं। सिंपल सी बात है कि बीज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, बीज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप। और यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंबाइन मशीन आप देखिए, ये देखिए कंबाइन मशीन। तो कंबाइन मशीन क्या है, हार्वेस्टर का काम भी कर रहा है, मतलब ये फसल को काट भी रहा है और फसल को काट के बीज से हम भूसा अलग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है। ये देखिए कंबाइन मशीन लगी हुई, ये वाली, ये ट्रैक्टर ये जैसे जेसीबी टाइप की लगी हुई है खेत में, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप देखिए कंबाइन मशीन पूछ सकता है कंबाइन मशीन क्या प्रयोग आता है, तो कंबाइन मशीन थ्रेसिंग के और भूसे से बीज को अलग करने के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक फटकने वाली मशीन भी है कि जो हम भूसे से हम उसको अलग कर रहे हैं, विनोइंग कह रहे हैं इसको। फटकने वाली मशीन आप देखिए ये विनोइंग टाइप का है। तो फिर इसमें भी हम ये क्लास 6 में है ही, वैसे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इससे भी हम इसको फटक करके बीज अलग कर लेते हैं, भूसा अलग कर लेते हैं, क्योंकि कटाई का ये एक हिस्सा है। ठीक है, बीज अलग करना कटाई का हिस्सा है। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कटाई भी हमने कर दी, हमने अच्छी फसल उगा दी 4 महीना। अब इसका स्टोरेज कैसे करें। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज करना, खाद्य प्रसंस्करण इसको कह सकते हैं आप। स्टोरेज हम कैसे कर रहे हैं, किसी को सुरख रखाव कैसे कर रहे हैं, ये अंतिम चरण है। ठीक है, एक किसान के लिए ये खुशी की बात होती ताकि वो क्या करे, फसल को मंडी तक पहुंचाए। ठीक है ना। तो उत्पाद के बाद भंडारण महत्वपूर्ण कार्य। भंडारण कैसे होता है, देखिए फ्रेंड, जो बड़े पैमाने पर जो बीजों का भंडारण होता है या जो हमारी फसलों का भंडारण होता है वो साइलो के माध्यम से होता है। साइलो, अब साइलो क्या होता है आपको मैं चित्र में बताता हूँ, आपने शायद देखा ना हो। ठीक है ना, भंडार गृह टाइप के होते हैं बड़े बड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइलो लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइलो हैं ये। यहाँ पर हम अनाज का या बीजों का भंडार कर रहे हैं। देखिए आप कितना सिंपल है। तो पूछ सकता है साइलो का प्रयोग किया जाता है अनाज के भंडारण हेतु। देखिए फ्रेंड, यहाँ देखिए भंडार गृह में अनाज रखे हुए हैं, सिंपल है, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं दवाइयों का ताकि फसलें खराब ना हो। ठीक है, नीम की पत्ती का प्रयोग भी फ्रेंड्स हम अनाज के भंडारण में करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, यूपीएससी में पूछा भी गया है ये कि किस पत्ती का प्रयोग भंडारण में करते हैं। तो किसे करते हैं, नीम की पत्ती का प्रयोग भंडारण में किया जाता है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड फसल की बेसिक्स बातें जो आपने एनसीईआरटी से सुनी। ठीक है, एनसीईआरटी से सुनी आपने। ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है फटकना क्या है, खरीफ की फसल के 2 नाम लिखे, एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसके एडवांस प्रश्न पढ़ाऊंगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। हर थीम की 2 वीडियो मेरी कोशिश रहे। ठीक है ना, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इसको समझ रहे होंगे। और इसके बाद हम इसके अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, वो भी चर्चा के साथ। ठीक है, चावल के बारे में पढ़ेंगे, गेहूं के बारे में पढ़ेंगे और उसके हम वस्तुनिष्ठ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अन्य सोर्स एनसीईआरटी से या लूसेंट से अन्य परीक्षाएं, अन्य के प्रश्न मैंने संकलन किए हुए आपके सामने, मैं इसको चर्चा करूँगा। लेकिन चर्चा करने से पहले हमेशा एक बेसिक वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। थैंक यू।